नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। الله أكبر والعزة لله ولرسوله الله أكبर الله أكبर। क्या मिडल ईस्ट एक और बड़ी जंग की दहलीज पर खड़ा है? क्या अब मिसाइलों, धमकियों और सियासी बयानों ने दुनिया की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है? दोस्तों, यमन से लेकर ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और अमेरिका तक एक के बाद एक बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो पूरी दुनिया की सियासत का रुख बदल सकते हैं। कहीं जंग की धमकी है, कहीं मिसाइलों का जिक्र, कहीं बड़े रहनुमाओं की अहम मुलाकातें हो रही हैं और कहीं नई सियासी चालें शुरू की जा रही हैं। आइए शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, यमन का सऊदी अरब को सख्त पैगाम। दोस्तों, यमन की सना हुकूमत की वजारत खारजा ने सऊदी अरब को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि यमन की अवाम और तमाम इदारे नाकाबंदी ख़त्म करने का फैसला कर चुके हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। बयान में सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वही एयरपोर्ट, बंदरगाहों और तनख्वाहों के मसले पर रुकावट की बड़ी वजह है। सना ने यह भी कहा कि अगर रोड मैप तैयार है तो उस पर फौरन दस्तखत करें और अमल शुरू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर किसी तरह की नई कार्रवाई की गई तो उसका असर पूरे इलाके और दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान का बड़ा ऐलान, अमेरिका से सुलह नहीं, इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। दोस्तों, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने हमास के रहनुमाओं मोहम्मद दरवेश से मुलाकात में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ अमन का कोई रिश्ता नहीं रखेगा और इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। गालिबाफ ने कहा कि ईरान मुसलमानों और मुकावमत के हर मोर्चे का हर हाल में साथ देता रहेगा, चाहे ज़रूरत पड़ने पर मिसाइलों से हो या सियासी और डिप्लोमेटिक कोशिशों से। वहीं हमास के रहनुमा मोहम्मद दरवेश ने दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का हर हिस्सा मुकावमत के लिए बड़ी कामयाबी और अमेरिका की शिकस्त है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह का ईरान को सलाम। दोस्तों, हिजबुल्लाह के एक वफद ने ईरानी शूरा काउंसिल के सरबराह मोहम्मद बाकिर गालिबाफ से मुलाकात की। इस दौरान वफद ने कहा कि ईरान का इस्लामी इनकलाब सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत की जीत था। उन्होंने याद दिलाया कि 1982 में इजराइल और लेबनान की जंग के दौरान इमाम खुमैनी ने रिवोल्यूशनरी गार्ड को लेबनान भेजने का हुक्म दिया था ताकि लेबनानी अवाम की मदद की जा सके। हिजबुल्लाह ने कहा कि यही मदद आगे चलकर मुकावमत की बड़ी ताकत बनने की बुनियाद बनी। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, रूस का अमेरिका पर बड़ा हमला, पहले अपने मुल्क की अफरा तफरी संभालो। दोस्तों, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका पर सख्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को दूसरे मुल्कों पर अपनी मर्जी थोपने का कोई हक नहीं है। मेदवेदेव ने तंज कसते हुए कहा कि पहले अपने घर की अफरा तफरी और अंदरूनी हालात संभालो, फिर दुनिया को नसीहत देना। वहीं रूस के डिप्टी वजीर खारजा मिखाइल गालजूनी ने कहा कि यूरोप अभी यूक्रेन मसले का कोई ठोस हल पेश करने की हालत में नहीं है, क्योंकि बातचीत की बात करने के साथ साथ वे अब भी रूस की स्ट्रेटेजिक शिकस्त की बात करता है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, लेबनान के कार्डिनल की अपील। दोस्तों, लेबनान के मारोनाइट कार्डिनल मार बिशारा बुतरस अल राय ने कहा कि लोग जंग नहीं बल्कि अमन और आपसी समझ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लेबनानी अवाम को सुकून और अमन की सख्त ज़रूरत है
और चर्च हमेशा अमन, बातचीत और कौमों के बीच नजदीकी का हामी रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलिस्तीनियों के लिए अलग रियासत का कायम जरूरी है, क्योंकि फ़िलिस्तीन रियासत के बगैर स्थायी अमन मुमकिन नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया हथियारों से भर चुकी है और अब डिप्लोमेसी, बातचीत और समझदारी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, 2 दिन बाद खत्म हुआ ईरान में सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार, लाखों लोगों ने दी विदाई। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी और उनके खानदान के कुछ अफराद के आखिरी दीदार की 2 चली तकरीबें खत्म हो गई। इमाम खुमैनी मुसल्ला में लाखों लोगों ने लगातार पहुंचकर उन्हें आखिरी सलाम पेश किया। तकरीब के आखिरी में लाल रोशनी के बीच जनाजे को आखिरी बार विदा किया गया। बिस्मिल्लाह या शहीदुल्लाह की नज़्म गूंजती रही। इसी दौरान ईरान के अलग अलग सूबों से आए लोगों के साथ साथ 100 से ज्यादा मुल्कों के मेहमान भी मौजूद रहे। लोगों ने कुरान की तिलावत, दुआ और मरसियों के साथ शहीद को खिराजे अकीदत पेश किया। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, नाटो समिट में ट्रंप की बड़ी मुलाकातें। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में होने वाले नाटो समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से अलग अलग मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप की कोशिश यूक्रेन जंग को खत्म करने के रास्ते तलाशने की है। इसके बाद वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेंगे। वहीं सीरिया के सदर से मुलाकात में लेबनान और पूरे इलाके की सूरत हाल पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि अहमद अल शरा पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीरिया का मकसद लेबनान में फौजी दखल नहीं बल्कि इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने पर है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, नेतन्याहू का बड़ा दावा। दोस्तों, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि दक्षिण लेबनान के कुछ ईसाई गांव ने हिजबुल्लाह से हिफाजत के लिए इजराइल में शामिल होने की ख्वाहिश जताई है। हालांकि जिन गांवों का जिक्र किया गया है उन्होंने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वे अपनी लेबनानी पहचान और अपने मुल्क के झंडे के साथ वफादार हैं। उधर नेतन्याहू ने दोहराया कि इजरायली फौज दक्षिणी लेबनान में तब तक मौजूद रहेगी जब तक उसे जरूरी समझा जाएगा। वहीं उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि दोनों के बीच कभी कभी राय का फर्क होता है, लेकिन बातचीत से मसले हल कर लिए जाते हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पहुंचे इजरायली सेना प्रमुख। दोस्तों, इजरायली फौज के चीफ जनरल एयाल जमीर ने दक्षिण लेबनान के ब्यूफोर्ट किले के करीब तैनात फौजियों से मुलाकात की और कहा कि हिजबुल्लाह के खतरों को खत्म करने का ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो इजरायली फौज फौरन जवाबी कार्रवाई करेगी। जमीर ने दावा किया कि ब्यूफोर्ट किले के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क मिला है जिसे हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेबनानी फौज को समझौते के तहत अपने इलाके से हथियारबंद ढांचे की हटाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जल्द पहुंचेंगे सीरिया। दोस्तों, सीरिया ने ऐलान किया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जल्द दमिश्क का दौरा करेंगे। बशर अल असद की हुकूमत के खत्म होने के बाद ये किसी बड़े पश्चिम यूरोपीय मुल्क के सरबराह का पहला सीरिया दौरा होगा। सीरियाई हुकूमत के मुताबिक मैक्रों के साथ फ्रांसीसी कंपनियों और निवेशकों का वफद भी आएगा, जहां दोनों मुल्कों के रिश्ते, इक्तिसादी ताउन और इलाके की सूरत हाल पर बातचीत होगी। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल ही में दमिश्क में हुए एक धमाके में 10 लोगों की जान चली गई थी और नई हुकूमत मुल्क में अमन और इस्तेकाम कायम करने की कोशिश कर रही है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरान कतर के बीच फिर शुरू हुआ समुद्री कारोबार। दोस्तों, करीब 5 महीने के बाद ईरान और कतर के बीच समुद्री कारोबार एक बार फिर शुरू हो गया है।
दोहा में ईरान के तिजारती नुमाइंदे ने बताया कि ईरान के दैयर बंदरगाह और कतर के अल रुवैस बंदरगाह के बीच जहाजों की आवाजाही दोबारा बहाल हो गई है। यह कदम ईरान और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद उठाया गया है, जिसमें खाड़ी में पहले जैसी समुद्री आवाजाही बहाल करने की बात कही गई थी। इससे पहले जंग के दौरान दैयर बंदरगाह कई बार निशाना बना था। अब इस बहाली को खाड़ी में तिजारत और इक्तिसादी रिश्तों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। माली में रूसी हेलीकॉप्टर गिराया गया, पूरे क्रू की मौत का दावा। दोस्तों, माली से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुआरेगा लड़ाकों ने रूसी अफ्रीकी कॉपर्स के एक Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में हेलीकॉप्टर में सवार पूरे क्रू की मौत हो गई है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस मामले में आधिकारिक तौर पर सामने आने वाली जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की आज की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।